नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम के बारे में कि नेशनल इनकम क्या होता है। एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये सेकंड चैप्टर है और आज इसके बारे में हम कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। लगभग 2 से 3 सेशन में ये नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताने के पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स अब तक नहीं पढ़ा है तो चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ आपको मैराथन क्लास भी मिल जाएगी जहां पे एक बार में ही आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, पूरा सेशन कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नेशनल इनकम को हिंदी में राष्ट्रीय आय के नाम से भी जाना जाता है, यानी एक राष्ट्र की कितनी इनकम है, कितनी आय है, वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बहुत बेसिक तौर पर मैं आपको चीजें बताने का प्रयास करता हूं। अगर आपके पास जो भी सामान आता है उसको हम तक आने के लिए पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सपोज करिए कि आपको एक शर्ट चाहिए, तो एक शर्ट बस यूं ही आपको नहीं मिल जाता है, ये पूरे के पूरे एक प्रोसेस से गुजरता है। इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल होता है, जैसे कॉटन हो गया, इसका रॉ मटेरियल होगा जो कि इनपुट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये रॉ मटेरियल प्रोसेस किया जाएगा, मशीन के द्वारा बनाया जाएगा या फिर लोगों के द्वारा इसे बनाया जाएगा। प्रोसेस करने के बाद फिर फाइनली आपको शर्ट के रूप में ये मिलेगा। तो आपका फाइनल आउटपुट जो होगा वो आपका शर्ट होगा। लेकिन शर्ट मिलने से पहले यह एक प्रोसेस से गुजरा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको किसी वस्तु को प्राप्त करना सुलभ होता, आपको कोई वस्तु प्राप्त हो पाती है इस तरीके से। अब यहां पे जब भी आप इनपुट का यूज करते हैं तो उसे रॉ मटेरियल के नाम से जाना जाता है, यानी कच्चा माल के रूप में जाना जाता है। शुरुआत में उसका काम यही होता है कि वह किसी वस्तु को एक फाइनल स्टेज तक पहुंचाने में मदद करता है। अब जब आउटपुट तक आप पहुंचोगे तो आउटपुट भी 2 टाइप पे बढ़ जाएगा। एक तो ऐसा हो सकता है कि जो आउटपुट आया वो फाइनल आउटपुट हो और अब वो कंज्यूम किया जा सकता है, एक हाउस होल्ड के द्वारा कंज्यूम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए शर्ट हो गया, अब हो सकता है कि जैसे शर्ट फाइनल बने, आप उसे जाके परचेज कर लो और आप उसे पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइनल कंजम्पशन हो गया। लेकिन जो आउटपुट बन रहा है वह एक और स्टेज में जा सकता है जो कि कैपिटल गुड के नाम से जाना जाता है। यानी कि कैपिटल गुड का मतलब यह है कि फिर से ये किसी प्रोडक्शन यूनिट में इसका उपयोग किया जाए, एक रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए कि आपने गेहूं की फसल लगाई, ठीक है। आपने गेहूं की फसल लगाने के बाद गेहूं को काट लिया, काटने के बाद फाइनली आपने उसे सेल कर दिया। तो 2 केस हो सकता है। एक केस तो ये हो सकता है कि जब आपने जिसको सेल किया वो खुद उसे कंज्यूम कर ले। सेकंड ये हो सकता है कि वह किसी ब्रेड बनाने वाले को सेल कर दे। जब ब्रेड बनाने वाले को सेल करेगा तो उस गेहूं को वो अपने हिसाब से आटा में कन्वर्ट करेगा। आटा में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसे ब्रेड बनाने में यूज करेगा। तो आप देखेंगे कि ये कैपिटल गुड के रूप में यूज हो गई है, ठीक है। जैसे कोई मशीनरी हो गई, कोई मशीनरी अगर बनाई गई है तो हो सकता है उसका फाइनल यूज भी किया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि वह भी किसी प्रोसेस में यूज किया जाए। तो जो भी आउटपुट होता है या तो सीधे कंजम्पशन कर लिया जाता है या तो कैपिटल गुड के रूप में यूज किया जा सकता है। अब यहां पे एक शब्द आपको कभी कभी सुनने में मिलेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल। क्या होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल का मतलब यह होता है कि कोई एक ऐसी वस्तु जिसे आप काफी समय तक यूज कर सकते हो, काफी समय तक यूज कर 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक उसकी लाइफ है, उतने समय तक आप यूज कर सकते हो। लेकिन इन 10 वर्षों में उसमें कुछ न कुछ उसमें ह्रास होगा, कुछ न कुछ डेप्रिसिएट होगी। तो वो जो डेप्रिसिएशन होगा उसको आपको रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ रिपेयर कॉस्ट आएगा। इन रिपेयर कॉस्ट को वियर करने के बाद उसे आप 8 से 10 साल तक यूज कर सकते हो। 10 साल के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, तो हो सकता है फिर से आपको कोई नई वस्तु लेनी पड़े, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल, जिसका ज्यादा समय तक यूज किया जा सकता हो। आगे बढ़ते हैं और यहां पे मैंने आपको बता दिया कंज्यूमर ड्यूरेबल के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, फिर से एक बार बताता हूं, ठीक है। अब ब्रेड बनाना है तो आप क्या हुआ कि यहां से आटा खरीदा गया। अब आटा खरीदा गया, मान लीजिए अगर हम आटा खरीदते हैं तो हम आटा खरीदने के बाद रोटी बना के कंज्यूम कर लेते हैं, तो आटा हमारे लिए एक प्रकार से फाइनल गुड्स हो गया,
ठीक है। लेकिन ब्रेड बनाने के केस में आटा फाइनल गुड नहीं है, ये क्या है, आपका इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि आटा को यूज किया जाएगा ब्रेड को और ब्रेड बनाने के लिए, और जो ब्रेड बनेगा ये आपका फाइनल गुड होगा। तो फाइनल गुड तक पहुंचने के लिए जिस गुड का यूज किया जा रहा है ये इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड, कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं किया जाता है। अगर इनको भी आप ऐड कर देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो पूरा प्रयास किया जाता है कि जो भी इंटरमीडिएट गुड है उनसे बचा जाए, उनको ऐड करने से बचा जाए, उनको घटा दिया जाए। एक चीज मैं यहां पे और बताना चाहूंगा कि जैसे क्या है कि इंटरमीडिएट गुड के बारे में आपने समझ लिया, चलिए उसको आगे देखते हैं। एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। अब स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। अगर स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसे मेजर किया जा सके, और फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब है जिसे एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जा सके, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब हो गया आपको ये समझना है। जैसे अगर आप कोई मुझसे पूछे कि आप बताइए आपकी नेटवर्थ कितनी है, तो मैं बता सकता हूं कि मेरी टोटल नेटवर्थ कितनी है। जैसे मान लीजिए मैं टोटल बता दिया कि भाई मेरी टोटल नेटवर्थ 10,000 रुपए है, ठीक है। मैंने बता दिया भाई मेरी टोटल नेटवर्थ 10,000 रुपए है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, तो आप अपनी इनकम एक पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे मान लीजिए 2023 से लेके 2024 के बीच में आपकी इनकम कितनी है, तो एक पीरियड हो गया, एक साल का एक पीरियड है, जिस एक साल में आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी इनकम कितनी है। इसीलिए जब भी आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वो एक पीरियड का होता है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, जो कि एक वित्तीय वर्ष में आपका कितना इनकम है वो आप फाइल करते हो, ठीक है। आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है। इसी तरह जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो नेशनल इनकम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात, हाँ ये एक पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है इसमें, क्योंकि एक वित्त वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर को ध्यान रख के कैलकुलेट किया जाता है। अब इसीलिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई भी फर्म है, तो इस फर्म में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिर फाइनली किसी वस्तु का प्रोडक्शन होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब जो ओवरऑल जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है वो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है उसमें कुछ घिसावट भी तो होती है, वो तो उसमें कुछ डेप्रिसिएशन भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन लगा दी, आपने कोई मशीन लगाई, तो मशीन का 10 साल का पीरियड है, 10 साल तक चलेगी, लेकिन इन 10 वर्षों में उसमें कुछ खराब होगा, कुछ नई चीजें उसमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो उसमें आपके खर्चे आएंगे, वो डेप्रिशिएट तो होगी ना, साल बाई साल उसमें आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। तो जो डेप्रिसिएशन है वो ग्रॉस में से निकाल देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो जब कभी भी आपको नेट इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है तो आपको ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा देना है। जैसे आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे, ये आपका नेट यानी फाइनल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो आपने नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब अगला हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अब ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्या है, चलिए बताते हैं। यहां पे एक फर्म है, और यहां पे हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। फर्म का काम क्या है कि फर्म ने कोई वस्तु प्रोड्यूस किया, इसका कंजम्पशन कौन करेगा, हाउस होल्ड करेंगे। अब जब कंजम्पशन करेंगे तो हाउस होल्ड फर्म को क्या प्रोवाइड करेंगे, पैसा, ठीक है। तो यहां पे प्राइस, जो वस्तु ये प्रोड्यूस किया
उसको ये लोग कंज्यूम करेंगे हाउस होल्ड, और जितने की वो वस्तु होगी उतना प्राइस इनको पे करेंगे, यानी फर्म के पास उतना पैसा जाएगा। बदले में यहां पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जब फर्म प्रोडक्शन करेगी तो इसे तो लोगों की भी नीड होगी ना, यानी इसे लेबर्स भी चाहिए। लेबर्स कौन सप्लाई करेगा? लेबर सप्लाई करेगा हाउस होल्ड। लेबर सप्लाई कौन करेगा? हाउस होल्ड। बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देगी? बदले में इन्हें करेगी वेज पे। ठीक है, फर्म हाउस होल्ड को वेज पे करेगी और बदले में हाउस होल्ड फर्म को लेबर सप्लाई करेगा। तो ये आपका जो हो गया कॉन्सेप्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहा जाता है। अभी यहां पे आप देख रहेंगे कि सिर्फ फर्म है और हाउस होल्ड है, लेकिन आगे देखेंगे तो ये और बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी, फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी इसमें आ जाता है, यानी कि किसी वस्तु को बनाने के बाद आप विदेशों में भी भेजते हो और जो वस्तु आपके पास नहीं है उसे आप विदेशों से मंगा लेते हो, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये 4 लेवल का हो जाता है। ठीक है, अगर आपके बुक में आगे आपको पढ़ाने की जरूरत होगी तो मैं आपको उसको भी बता दूंगा। अदरवाइज अब तक आपको इतना ही समझना। ये पढ़ा था कि एक फर्म है और यहां पर हाउस होल्ड है, यहां पे हाउस होल्ड्स हैं। अब जो फर्म है वो कुछ न कुछ बना रही है, फर्म है कुछ न कुछ बना रही है, मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज बना रही है और इस गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड कंज्यूम किया जा रहा है हाउस होल्ड के द्वारा, और बदले में हाउस होल्ड के द्वारा खर्च किया जा रहा है। सेकेंड चीज ये है कि अब फर्म को कुछ ना कुछ बनाने के लिए लोगों की जरूरत तो पड़ेगी, लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो हाउस होल्ड हैं ये फर्म्स को लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं एंड बदले में ये इन्हें फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर रही है। फैक्टर इनकम यानी ये लोग इसे फर्म को फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे लेबर हम मान के चलते हैं, और फर्म के द्वारा इन लोगों को फैक्टर इनकम प्रोवाइड किया जाता है। इतनी चीजें आपको समझना भी जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं जो फैक्टर है ये कितने प्रकार का होता है। अगर फैक्टर की बात करें तो बेसिकली फैक्टर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं जिनके बिना किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। पहला होता है लैंड। जब भी आपको एबीसी नाम की आपको एक कंपनी स्टेब्लिश करना है, तो जब भी आप अपनी कंपनी बनाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आप प्रोड्यूस करेंगे, चाहे आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर आप सर्विस। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको करना है। उसके लिए आप अपनी ऑफिस खोलेंगे तो लैंड तो चाहिए, जमीन तो चाहिए, आपको कोई मकान तो चाहिए उसके लिए। तो बेसिकली लैंड यहां पे चाहिए। तो अब लैंड जो आपने ले लिया ये आपका पहला फैक्टर हो गया। सेकंड आपका जो हो गया लेबर। अब कंपनी आपने खोल दिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने बैठा दिया, अब उसमें काम करने के लिए लोग तो चाहिए ना। तो जो लोग हैं जो काम करेंगे वो लेबर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा भाई कैपिटल। बिना कैपिटल के आप कंपनी चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि कंपनी आपने स्टेब्लिश तो कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसमें कितना खर्चा आएगा, मशीनें आपको लगानी पड़ेंगी। तो जितना टोटल खर्चा आएगा वो सब आपका ये हो गया कैपिटल। एंड फोर्थ आपका जो कंपनी बना रहा है एंटरप्रेन्योर, जो कंपनी के लिए विजन लेके आ रहा है, जिसके दिमाग में ये विजन आया कि हमें ये काम करना है इसलिए ये कंपनी बनानी पड़ेगी, तो ये हो गया आपका एंटरप्रेन्योर। अब ये 4 आपके फैक्टर हैं। अब ये जो चारों फैक्टर हैं इनको इनकम मिलेगी, जिस अनुपात में ये पार्टिसिपेट करेंगे उस अनुपात में इनको फैक्टर पेमेंट मिलेगा। अब फैक्टर पेमेंट लैंड को क्या मिलेगा? लैंड को हमेशा रेंट मिलता है, ये इसका फैक्टर इनकम हो गया। जब आप लेबर रहेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, लेबर को वेज मिलेगा जिसे सैलरी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा कैपिटल, कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा। और चौथा है एंटरप्रेन्योर, इसे क्या मिलेगा?
इसे प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा आपको ये समझना है। तो जैसे जब भी आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, किसी चीज का प्रोडक्शन आप करेंगे तो उसमें कुछ खर्चे आपके लगेंगे, कुछ खर्चे आपके लगेंगे, एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपने जो भी प्रोड्यूस किया, ए नाम का कोई वस्तु आपने प्रोड्यूस किया जिसको बनाने में आपको टोटल 500 रुपए का खर्चा आता है, ये आपका हो गया कॉस्ट, ये 500 आपका कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको ये समझ में आता है यार कि मार्केट में अगर हमें ले जाना है तो भाई सिंपल सी बात है, हमने इतना कुछ खर्च किया है, 500 रुपए हमारी कॉस्ट आई है, तो हमें प्रॉफिट भी तो मिलना चाहिए। तो मान लीजिए इसमें आपने जो सेल प्राइस आपने रखा वो आपने रखा 800 रुपए, 800 रुपए ईच। अब यहां पर आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? एक्सपेंडिचर आपने जो किया है, यहां सबसे पहले आपका सेल प्राइस माइनस कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस। तो आपने 800 रुपए में सेल किया, 500 रुपए खर्च किया, तो आप देखेंगे ये 300 रुपए आया निकल के, ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट। ये आपका 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है वो इसी के लिए करता है कि उसे प्रॉफिट निकल के आए। अगर किसी बिजनेसमैन में या किसी बिजनेस में अगर प्रॉफिट निकल के नहीं आएगी, लगातार लॉस निकल के आएगा, तो बिजनेस बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आपने एक मोटे तौर पे इसके बारे में समझा। अब पिछली स्लाइड पे चलते हैं, ये वाला। इसमें आपको यह समझना है कि जब भी आप किसी भी देश की जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, तो 3 तरीके होते हैं, मेजर 3 तरीकों से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। पहला होता है प्रोडक्ट मेथड, सेकंड होता है एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड होता है इनकम मेथड। ये 3 तरीके होते हैं। प्रोडक्ट मेथड को ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जाना जाता है। जब भी आप प्रोडक्ट मेथड की बात करेंगे तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, फिर इनकम मेथड की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड की, या जीवीए। प्रोडक्ट मेथड की बात कर लेते हैं या फिर जीबीए की बात कर लेते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इंटरमीडिएट गुड है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। एग्जांपल के रूप में एक फार्मर को लेते हैं। एक फार्मर है जिसने 100 रुपए का 100 रुपए का इसने गेहूं प्रोड्यूस किया, इसने 100 रुपए का गेहूं का उत्पादन किया। अब इसके बाद सेकंड आता है एक बेकर। बेकर ने क्या किया? इसने 200 रुपए का ब्रेड बनाया, 200 रुपए का बेकर ने ब्रेड बनाया, और इसने क्या किया? गेहूं का प्रोडक्शन किया। अब इसके बाद इंटरमीडिएट गुड की बात करें, इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स फार्मर के केस में क्या होगा, बेकर के केस में क्या होगा? तो फार्मर के केस में कोई इंटरमीडिएट गुड नहीं है, वो जो 100 रुपए का उसने प्रोड्यूस किया है वही है एक्चुअल। लेकिन बेकर के केस में क्या हुआ कि 50 रुपए का इंटरमीडिएट गुड इसलिए हो गया क्योंकि बेकर ने सबसे पहले फार्मर से इसका गेहूं खरीदा, ठीक है। तो 50 रुपए में इसने गेहूं खरीदा, इस 50 रुपए को उसने 200 रुपए में तब्दील कर दिया। तो जो फाइनल आउटपुट निकल के आ रहा है, जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है, फार्मर के केस में 100 रुपए ही रहेगा, और इसके केस में तो 200 में से 50 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 150। तो आप देखेंगे कि फार्मर के केस में पूरा 100 रुपए है क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स कुछ भी नहीं है, लेकिन बेकर के केस में 50 रुपए इंटरमीडिएट गुड है, तो टोटल यहां पे 150 रुपए आया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 150 प्लस 100, तो आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्शन हुआ है, जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो 250 रुपए का आ रहा है। ये आपका हो गया प्रोडक्शन मेथड। तो अगर आपको प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला लिखना है, या फिर हम कह सकते हैं जीबीए लिखना है, तो टोटल प्रोडक्शन, टोटल आउटपुट माइनस
इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इस तरीके से करके इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आगे चलते हैं और अब हम एक्सपेंडिचर मेथड को समझेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो उसमें कुछ चीजें ऐसे आती हैं। एक तो आपका हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकंड आपका होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फोर्थ होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये आपका हो गया कंजम्पशन, ये आपका हो गया टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें सी जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम हो गया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो यह सी प्लस आई सिर्फ होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगा तो आपका सी प्लस आई प्लस जी हो जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि बाहरी क्षेत्र अगर इंक्लूड हो जाएगा तो ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्सपेंडिचर मेथड जिसके माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स लगाए जाते हैं प्रोडक्शन में, उनको फैक्टर इनकम दिया जाता है। वो जो फैक्टर इनकम होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है इनकम मेथड में। जैसे मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले लैंड रहेगा, फिर लेबर रहेगा, फिर आपका कैपिटल रहेगा और उसके बाद एंटरप्रेन्योर रहेगा। ये चार आपके फैक्टर इनकम हो गए। लेबर है तो लेबर को क्या मिलेगा, रेंट है तो ये जो है आपका ये आपका हो गया लैंड, लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेज मिलेगा और कैपिटल को क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इनकम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए सबको आप ऐड कर दीजिए, रेंट, वेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये आपका हो गया इनकम मेथड। तो इस तरीके से तीन तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है। इन्वेंट्री, इसमें एक होता है प्लान्ड और एक होता है अनप्लान्ड। ठीक है, प्लान्ड इन्वेंट्री और अनप्लान्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है आपको ये समझना है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि इस वित्तीय वर्ष में जो भी चल रहा है 2024, आपको लगता है यार 1000 शर्ट की डिमांड रहेगी। आपने टोटल प्रोडक्शन कर दिया 1000, लेकिन ऐसा हुआ कि आपका 900 शर्ट सेल हुआ, आपका 900 शर्ट सेल हुआ, तो कितना बचा आपका 100 शर्ट आपका बच गया। ये जो 100 शर्ट हो गया ये आपके इन्वेंट्री में हो गया। ठीक है, ये अगले वर्ष के लिए आपका इन्वेंट्री में ऐड हो गया। ये आपकी हो गई इन्वेंट्री। अब एक होता है प्लान्ड इन्वेंट्री, एक होता है अनप्लान्ड इन्वेंट्री। ये जो मैंने आपको बताया है इसको और थोड़ा सा डिटेल में आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि जनरली आप एक वर्ष में 1000 शर्ट सेल करते हैं, 1 ईयर में आप 1000 शर्ट सेल करते हैं। नॉर्मली ये आंकड़ा है, लगभग पिछले 4-5 वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। तो आपको लग रहा है यार इस वर्ष भी 1000 शर्ट सेल होगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अगले वर्ष में जो नेक्स्ट ईयर है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम आने के कारण आपका जो शर्ट है सिर्फ 500 सेल हुआ, सिर्फ 500 सेल हुआ। अब आप देखेंगे कि जो टोटल गैप आ गया वो 500 शर्ट का हो गया, 500 शर्ट का हो गया। तो ये हो गया आपका अनप्लान्ड, यानी आपने प्लान नहीं किया था, ऑटोमेटिक कुछ ऐसी कंडीशन आई कि आपकी सेलिंग कम हो गई, तो 500 शर्ट आपकी इन्वेंट्री में चला गया। ये आपका हो गया अनप्लान्ड इन्वेंट्री। अब हम जानेंगे प्लान्ड इन्वेंट्री क्या होता है। प्लान्ड इन्वेंट्री, प्लान्ड इन्वेंट्री देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि आप प्लानिंग करके इन्वेंट्री को मैनेज करते हो। एग्जांपल के रूप में अभी जो आपकी इन्वेंट्री है, अभी जो आपकी इन्वेंट्री है उसमें 100 शर्ट हैं, उसमें 100 शर्ट हैं। अब आपको लगता है कि यार हर साल 1000 शर्ट सेल होता है, अब हमें अपनी इन्वेंट्री कम करना है, इसे कम करके 25 पे कर देना है, इसे कम करके 25 करना है। तो आप क्या करोगे,
अगले वर्ष जो 1000 शर्ट आप बनाते थे, जो 1000 शर्ट आप बनाते थे, वो 1000 शर्ट आप नहीं बनाओगे, 75 शर्ट आप कम बनाओगे, तो आपका 925 शर्ट आप बनाओगे। बाकी जो 75 शर्ट है वो आप इस इन्वेंट्री से मैनेज कर लोगे। तो आप देखेंगे अगले साल सिर्फ 25 शर्ट आपका बचेगा आपकी इन्वेंट्री में। तो ये आपने प्लान करके किया है, तो आपका हो गया प्लान इन्वेंट्री। तो अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि इन्वेंट्री क्या होती है। अब एक चीज आप ये मान के चलिए, मान लीजिएगा जीडीपी हम ऐसे कैलकुलेट करें कि जीडीपी में एक तो आपका कंजम्पशन हो जा रहा है, और दूसरा ये हो रहा है कि या तो आप जो कमा रहे हो सब कंज्यूम कर, सब खत्म कर दे रहे हो, या तो जो कमा रहे हो सब आप सेव कर दे रहे हो, या तो जो कमा रहे हो उसमें आप टैक्स दे रहे हो। तो अगर इस तरीके से हम कैलकुलेट करें तो नॉर्मली जीडीपी अभी हमने जो कैलकुलेट किया था एक्सपेंडिचर मेथड से, वो कुछ इस तरीके से था, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ऐसे था। अब अभी ये आप यहां पे लिख लीजिए टी। अब यहां आप देखेंगे C से C कट जाएगा, तो आपका बचेगा I प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बराबर यहां पे S और प्लस T बचेगा। ठीक है, I माइनस S को इधर लाइए, ये एक में हो गया, G माइनस T को यहां लाइए, टैक्स को लाइए इसके साथ बराबर, इसको इस साइड ले जाइए, तो M माइनस एक्स हो गया। अब आप यहां पे कुछ चीजें समझ सकते हैं। ये जो M है ये आपका बताता है इंपोर्ट, इंपोर्ट यहां से मैं ये आपका इंपोर्ट बताता है, ठीक है। और ये जो X है ये बताता है, ये आपका एक्सपोर्ट बताता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट का मतलब ये हुआ कि आपके यहां पैंट नहीं बनता है, आप अपने यहां जो पैंट की नीड है फुलफिल करने के लिए यूएस से मंगाते हो, तो आपका इंपोर्ट हो गया। और यूएस में शर्ट नहीं बनता है, तो अपने यहां से आप शर्ट भेजते हो यूएस में, तो वो आपका एक्सपोर्ट हो गया। तो यहां पे अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट कम हो गया, तो ये आपका सेकंड केस में यहां G माइनस टी है, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है लेकिन गवर्नमेंट की कमाई कम है, क्योंकि गवर्नमेंट की कमाई टैक्स से होती है, टैक्स कलेक्शन कम है, खर्चे ज्यादा हैं। तो यहां पे आपका हो गया बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट हो गया। और तीसरे केस में आपका I माइनस एस है, तो इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग, और देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों बराबर होता है, क्योंकि I माइनस एस इसको अगर इक्वेट करेंगे तो I बराबर S आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक ये केस आपका हो गया। जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं जीडीपी होती क्या है। तो जब भी जीडीपी की बात की जाएगी, जीडीपी की बात की जाएगी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाएगी, तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला, फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखना है। सेकंड ये है कि गुड्स एंड सर्विस का ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे आप गुड्स का ध्यान रखना है। थर्ड, आपको यह ध्यान रखना है कि जो लोग भारत में रहते हों, ठीक है, जो लोग भारत में रहते हों, तो निवासी, जो भारत के निवासी हों वो, और निवासी को रेजिडेंट के नाम से जाना जाता है, तो जो भारत के रेजिडेंट हों वो रहेंगे। और चौथा रखना है आपको फाइनल, फाइनल गुड्स। तो एक वित्तीय वर्ष में भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा किया गया अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जीडीपी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहां पे अंतिम का मतलब यह कि फाइनल होना चाहिए, रॉ मटेरियल के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए, फाइनल कंजम्पशन होना चाहिए उसका, वो कंजम्पशन के लिए होना चाहिए, फाइनल गुड्स होना चाहिए। निवासी यानी जो लोग भारत की सीमा में रहते हैं। अगर कोई भारत का नागरिक है लेकिन भारत में नहीं रहता है, यूएसए में रहता है, तो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो जो लोग भारत में रहते हैं अभी वर्तमान में, चाहे वो भारतीय हों चाहे वो विदेशी हों, उन सभी को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। गुड्स मतलब वस्तुएं, और फाइनेंशियल ईयर का मतलब आपको मैंने बता दिया। तो इस तरीके से जीडीपी का यही मतलब होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में
किसी भी देश में रहने वाले लोगों के द्वारा किया गया अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जीडीपी के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं एनडीपी की। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे ही एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जब भी ग्रॉस से हम नेट में जाएंगे, पहले था ग्रॉस, अब हमें जाना है नेट पर। तो ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे, अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमें नेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी एनडीपी आपको फाइंड करना है तो जीडीपी में से आपको डेप्रिसिएशन घटा देना है। अगर आप इसे लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से आप इसे लिखेंगे, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे तो आपका फाइनली एनडीपी आ जाएगा। तो अब आपने समझा एनडीपी क्या होता है। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, यानी अगर आप किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, कोई भी वस्तु अगर आप बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, तो उनमें खर्चे भी तो आते हैं। अगर कोई मशीन खराब हो गई तो उसको रिपेयर का भी कॉस्ट आता है। तो जो भी डेप्रिसिएशन है वो हम जब ग्रॉस में से घटाएंगे तो आपका नेट आ जाएगा। तो ये आपका एनडीपी हो गया। अब ये है एनएनपी। तो चूंकि यहां पे एक नया एन आ गया, अब इसका क्या मतलब है? तो पहले था एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हमें अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? तो अब पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी देश के सीमा के अंदर, ये सीमा है, इसके अंदर अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ये लोग अगर किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ही वो जीडीपी में कैलकुलेट होता है। लेकिन जब भी बात करेंगे एनएनपी की, तो भारत की सीमा के बाहर जो लोग हैं वो भी इसमें कैलकुलेट किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भारत का निवासी है, यानी अगर कोई भारत का नागरिक है और चाहे वो किसी भी देश में हो, ठीक है, तो उसको इसमें ऐड किया जाएगा। और किसी और देश का नागरिक अगर भारत में काम कर रहा है, भारत का निवासी है, तो उसको घटा दिया जाएगा। तो उससे अगर विदेशी आय माइनस घरेलू आय, ठीक है, तो इसे बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड। तो इस तरीके से अगर आपको एनएनपी निकालना है तो आपको एनडीपी में से NFIA को घटा देना है। जैसे आप एनडीपी में से NFIA को घटा देंगे, आपका एनएनपी मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको पढ़ना है एमपी यानी मार्केट प्राइस, और एक पढ़ना है एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है? जब भी बात मार्केट प्राइस की जाएगी तो इसमें टैक्स इंक्लूड होता है और सब्सिडी भी इसमें रहता है। तो आपको जब भी जो एनएनपी है, अगर ये मार्केट प्राइस पे है, इसका मतलब ये है कि इसमें टैक्स इंक्लूड है और सब्सिडी भी इंक्लूड है। तो जब भी इसे फैक्टर कॉस्ट पे आपको निकालना होगा तो टैक्स में से सब्सिडी घटा देना है। यानी अगर फैक्टर एमपी है, अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो अगर आप ये कर देंगे तो आपका फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगा। तो इतनी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पे एक चीज आपको ये समझना है कि अगर एनएनपी एफसी है, यही आपका हो गया नेशनल इनकम। तो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम क्या है? तो अभी आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया। क्या आपने किया? एनएनपी एफसी आपने कैलकुलेट किया। इसमें मैंने बताया कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। हमने जीडीपी से यहां तक आने का पूरा सफर किया था, तय किया था। अब आपको पर्सनल इनकम कैलकुलेट करना है। तो ये जो नेशनल इनकम है, ये सभी लोगों का इनकम है। पर्सनल इनकम किसी खास का अगर इनकम कैलकुलेट करना है तो वो कैसे होगा? तो नेशनल इनकम माइनस इसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को घटा देंगे, साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड्स, जो इंटरेस्ट पेमेंट है नेट, उसको भी घटाएंगे।
इसके साथ जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको भी घटा देंगे और इसमें ऐड कर देंगे ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म, इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद जो हमारा फाइनल आएगा वो हमारा पर्सनल इनकम होगा। अगला कॉन्सेप्ट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी जो ऐसा इनकम जो आप खर्च कर सकते हो, मतलब पूरी तरह से आपका है और आप उसे अपने हिसाब से खर्च कर सकते हो। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पर्सनल इनकम सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में जो कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। तो पर्सनल इनकम जब आप कैलकुलेट कर लोगे उसमें से आपको पर्सनल टैक्स पेमेंट को घटा देना है और साथ ही साथ नॉन टैक्स पेमेंट को भी घटा देना है। तो इस तरीके से जो भी आपके खर्चे होंगे वो आप निकाल दोगे, तो जो फाइनल बचेगा वो आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के रूप में बचेगा। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ अलग अलग चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। एक तो हो गया रियल जीडीपी। जीडीपी के बारे में हमने जान लिया कि जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है। अब यहां रियल जीडीपी की बात की गई है, यानी रियल यानी वास्तविक जीडीपी क्या है। और दूसरा आपको नॉमिनल जीडीपी जानना है, तीसरा आपको बेस ईयर जानना है और चौथा आपको करंट ईयर जानना है। तो सबसे पहले करंट ईयर के बारे में जानेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे ऊपर तक। तो सबसे पहले करंट ईयर के बारे में जानेंगे। अभी क्या चल रहा है, 2024, अभी 2024 चल रहा है, यानी अगर आप 2024 के बारे में आपसे बात किया जाए तो वो करंट ईयर है। बेस ईयर क्या है, बेस ईयर मान के चलो कि हम मान लेते हैं 2005, पहले 2005 था फिर 2011 कर दिया गया, ठीक है। तो बेस ईयर 2011 है। अब बेस ईयर का मतलब यह है कि एक ऐसा ईयर जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुए हो, ज्यादा उतार चढ़ाव प्राइस में नहीं हुआ हो, उसे हम बेस ईयर मान लेते हैं। तो मान लीजिए अभी करंट में सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए 2011 को माना जाता है बेस ईयर। तो बेस ईयर 2000 आपका 11 हो गया। अब आपको नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है। अब जब भी नॉमिनल जीडीपी की बात की जाएगी तो नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के बेसिस पे होगी। जब भी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है आपको करंट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करके बता दी जाती है और जीडीपी का आंकड़ा बढ़ जाता है। तो आपको लगता है यार काम बहुत अच्छा हो रहा है भारत में और जीडीपी हमारी बढ़ गई है, लेकिन वो रियल जीडीपी नहीं होती है, वो नॉमिनल जीडीपी होती है जो करंट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। और करंट ईयर में जो इन्फ्लेशन होता है वो इंक्लूड होता है। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस का बढ़ जाना। अब जब रियल जीडीपी आप कैलकुलेट करोगे तो आपका बेस ईयर के बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो जब भी आप बेस ईयर के बिहाफ पे रियल जीडीपी को कैलकुलेट करोगे तो वो ज्यादा मतलब ज्यादा एक्चुअल आंकड़ा दिखाएगा और वो कंपैरेटिवली दिखाएगा कि 2005 के या 2011 के हिसाब से 2024 में आपकी जीडीपी कितनी बढ़ी है। जैसे मान लीजिए 2011 में आपकी जीडीपी है 6% और 2024 में आपकी जीडीपी है 7%। तो मतलब 2011 से लेकर 2024 के बीच में 1% की जीडीपी में ग्रोथ आपका आया है। लेकिन अगर यही आप करंट ईयर बेसिस पे अगर आप नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो वो आंकड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वो सही आंकड़ा नहीं दिखाता। आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि अभी आपके जीडीपी की जो स्थिति है या फिर जो इन्फ्लेशन की स्थिति है वो क्या है। चलिए देख लीजिए, 10 है, रियल जीडीपी 5 हमने कैलकुलेट कर लिया इंटू 100। तो आप यहां पे तो आप देखेंगे 200% आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2000 रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को अगर हम कंपैरेटिवली देखें, मान लीजिए रियल जीडीपी जो है वो आपकी 5 थी और नॉमिनल जीडीपी आपकी 10 है। इसका मतलब यह है कि जो पहले जो चीज 5 रुपए में मिलती थी अब वो चीज 10 रुपए में मिल रही है। प्राइस आपका 2 गुना हो गया, यानी 200% यहां पे ग्रोथ हो गया है, ठीक है। तो ये आपका बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। एक आता है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है और कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है CT/C0 इंटू 100। अब कैसे होता है आपको यह समझना है। ज्यादा बेटर ऑप्शन आपको जीडीपी डिफ्लेटर प्रोवाइड करता है क्योंकि ये सभी के सभी वस्तुओं को कैलकुलेट करता है, लेकिन सीपीआई में सारी वस्तुओं को कैलकुलेट नहीं किया जाता। एक बास्केट ऑफ गुड्स होता है, एक बास्केट ऑफ गुड्स होता है, जितने इसमें हैं वही इसमें कैलकुलेट किए जाते हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन वो ऐसी वस्तुएं हैं जो लगभग सभी वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्हीं के बिहाफ पे
ये कैलकुलेट किया जाता है। तो हम मान सकते हैं कि एक सैंपल लिया जाता है और सैंपल के बिहाफ पे कैलकुलेट किया जाता है। अब जब भी आपको सीपीआई कैलकुलेट करना है तो इसमें ये आपका करंट ईयर का हो गया, ये आपका बेस ईयर हो गया, इंटू 100। अब मान लीजिए कि करंट ईयर में आपका 100 है, बेस ईयर में 50 है, इंटू 100, तो आप देखेंगे कि आपका 200 आ गया सीपीआई। ठीक है, तो इस तरीके से सीपीआई आपको कैलकुलेट करना होता है। अब आपको डब्ल्यूपीआई के बारे में समझना है। डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब भी होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन बेस ईयर इनटू 100। इसका मतलब ये हो गया कि करंट ईयर, अभी आज के डेट में कोई एक वस्तु है, एबीसी नाम की कोई वस्तु है, उसकी प्राइस है 100 रुपए, लेकिन अगर यही हम देखें बेस ईयर में तो उसकी प्राइस थी 20 रुपए और इंटू 100 कर दीजिए तो आप देखेंगे 500 आ गया, यानी इसका प्राइस लगभग 500% बढ़ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो चीज 20 रुपए की थी अब वो 100 रुपए में मिल रही है, 5 गुना महंगी मिल रही है। तो ये बताता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। इस तरीके से इसे कैलकुलेट करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी एक बास्केट ऑफ गुड्स के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है, सैंपल के माध्यम से कैलकुलेट किया जाता है, और होलसेल मार्केट में क्या स्थिति है इन्फ्लेशन की वो बताता है। प्राइस कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, महंगाई की क्या स्थिति है वो बताता है। अगला कुछ और चीजें आपको समझना है। एक है जीडीपी एंड वेलफेयर, कि क्या जीडीपी के माध्यम से ये पता चलता है कि वेलफेयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो वो देख लेते हैं। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब हो गया कि सोसाइटी में जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आपको मैं बताता हूं एग्जाम्पल के माध्यम से। 10 लोग हैं, 10 पीपल हैं मान लीजिए, और 10 लोगों की इनकम 10-10 रुपए है, तो टोटल जो जीडीपी आ रहा है वो आ रहा है 100 रुपए। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे 10 लोग हैं, सभी लोग 10-10 रुपए कमा रहे हैं। अब हम मान के चलते हैं कि ये जो है 2021 का आंकड़ा है। 2022 के आंकड़े में क्या होता है कि ये 10 ही लोग रहते हैं, 10 ही पीपल रहते हैं, लेकिन 8 लोगों की इनकम होती है 9 रुपए, मान के चलिए 1 रुपए इनकम कम हो जाती है, और 2 लोगों की इनकम जो है वो बढ़ जाती है, 20 रुपए हो जाती है। ठीक है, 2 लोगों की इनकम 20-20 रुपए हो जाती है। तो 8 9 72 हो गया, अब 20 दूना 40 हो गया। तो आप सबको जोड़ दीजिए, 72 + 40 तो आपका 112 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 10 लोग ही थे, पहले भी 10 लोग थे, अब भी 10 लोग हैं। 2021 में ये 10 लोगों की टोटल जो इनकम थी वो 100 रुपए थी, यानी जीडीपी 100 रुपए थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि 2022 में यही 10 लोग हैं, लेकिन इनकम में उतार चढ़ाव हुआ। उतार चढ़ाव इस मामले में हुआ कि 8 लोग हैं उनकी इनकम 1-1 रुपए कम हो गई, लेकिन 2 लोगों की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये 20 रुपए हो गई, यानी डबल उनकी इनकम हो गई। तो आप देखेंगे कि उसके बाद इन्हीं 10 लोगों में जीडीपी 2022 में ज्यादा हो गई, ज्यादा बढ़ गई। अब आप दोनों को अगर कंपैरेटिवली देखेंगे तो यहां पे लगभग 12 रुपए का अंतर आ रहा है जीडीपी में। तो इस तरीके से ये जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो नहीं बताता कि ये सही लेवल पे वेलफेयर हुआ है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादा फायदा मिला है। ऐसे रियल लाइफ में भी होता है। कुछ हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम संपत्ति है। जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है वो उनके पास ज्यादा फर्म्स है, ज्यादा प्रोडक्शन वही कर रहे हैं। तो इसलिए इक्वालिटी के लेवल पे जीडीपी को हम सही तरीके से नहीं मान सकते। अगला होता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जीडीपी में कैलकुलेट ही नहीं हो पाती हैं। जैसे हाउसवाइफ्स घर पे बहुत सारा काम करती हैं, सब कुछ काम करती हैं, लेकिन उनका जो काम है वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो काम कर रही हैं उन्हें उसका कोई पैसा नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होता ही नहीं है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है। तीसरा प्रॉब्लम है एक्सटर्निटीज। एक्सटर्निटीज का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि एबीसी नाम की एक कंपनी है, एबीसी नाम की एक कंपनी है, और ये कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रही है जिससे बहुत ज्यादा कचरा निकल रहा है, और ये जो सारा कचरा है
जो सारा कचरा है ये नदी में जा रहा है, ये सारा कचरा नदी में जा रहा है। अब ये सारा कचरा नदी में जाएगा तो नदी में प्रदूषण फैलेगा, नदी का पानी पीने लायक नहीं रहेगा। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो इसी नदी का पानी पीते हैं। अब आप देखेंगे पहले ये लोग यहाँ का पानी पीते थे, पानी ठीक होता था, लेकिन अब ये एबीसी नाम की कंपनी आ गई, इससे जो भी इससे डस्ट निकल, जो भी इससे कचरा निकल रहा है, वेस्टेज निकल रहा है, वो सारा नदी में जा रहा है, नदी का पानी खराब हो गया, लेकिन ये लोग यही पानी पी रहे हैं। तो इन लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं होने लगेंगी। अब आप ये सोचो कि फायदा इसका हो रहा है, गंदगी ये फैला रहा है, लेकिन नुकसान इनको हो रहा है। तो ये तीसरे लेवल पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये वेलफेयर नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज के इस सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई हो 2-3 बार देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।